कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हम वर्षा पढ़ रहे थे और वर्षा क्या है ये पढ़ चुके थे। वर्षा के प्रकार किस प्रकार कितने होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा और मैंने उसमें एक प्रकार बताया था वाताग्री वर्षा। ये वाताग्री वर्षा को हमेशा याद रखिएगा और उनके चरणों को जरूर याद रखिएगा। स्थिर वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, संरोधी अवस्था, मौसम का साफ हो जाना। ये 5 अवस्था है। ये 5 अवस्था अगर आपको याद है तो कभी भी जेट स्ट्रीम और कभी भी आपको शीतोष्ण चक्रवात को कभी भी समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। जब आपको वो पता रहेगा तो आपको पछुआ पवन है आपको अगर पता रहेंगी तो जेट स्ट्रीम भी आपको समझ में आएगी और वाताग्र अगर पता रहेगा तो भी जेट स्ट्रीम समझ में आएगी। मतलब ये दोनों का इंटरलिंक कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम से है। जेट स्ट्रीम क्या है आगे आने वाले लेक्चरों में उनके ऊपर बात होने वाली है, पर जो हमारी कुछ बातें छूट चुकी थी वर्षा के बारे में, वो वर्षा के बारे में हम क्लियर करते हैं कि वर्षा का मंडलीय वितरण मतलब वो पूछता है कि पृथ्वी पर 0 अक्षांश से लेकर 90 अक्षांश तक का, 0 से लेकर 90 तक का आप वर्षा का वर्णन कीजिए। आपको वर्षा किस किस प्रकार की दिखाई देती, उस प्रकार के वितरण को कहा जाता है कौन सा वितरण? विवरण, मंडलीय विवरण। आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन ही है, वर्षा का, लिख लीजिए आप लोग, वर्षा का मंडलीय विवरण समझाइए। ठीक है, चलिए अब आपने प्रश्न लिख चुके हैं, 2 मिनट में ये बातें हो जाएंगी और हम कुछ अन्य बातों पर भी बातें करने की कोशिश करें। आपको सभी को पता है सूरज देवता ये है, सूरज देवता ये है तो स्वाभाविक रूप से जो उनकी किरणें पड़ रही है वो यहाँ पर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? यहाँ सीधी, यहाँ पर उससे टेढ़ी, उससे टेढ़ी, उससे टेढ़ी। तो बताइए तापमान कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर। बाकी जगह पर इसके तुलना में तापमान क्या है? कम। तो तापमान यहाँ ज्यादा है तो प्रेशर भी यहाँ पर क्या है? कम। तो यहाँ प्रेशर कम है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर वाष्पीकरण क्या हो रहा है? वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो ऊपर में क्या ज्यादा हो रहा है? संघनन की क्रिया, और संघनन की क्रिया होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी क्या हो रही है? ज्यादा। तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है तो इसका कारण क्या है? सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर लगातार पड़ना और उसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया क्या होना? ज्यादा होना, और ज्यादा होने के कारण संघनन की क्रिया क्या होना? ज्यादा। तो 0 डिग्री अक्षांश पर आपको वर्षा तो दिखाई देंगी, परंतु किस प्रकार की वर्षा दिखाई देंगी? संघनन के माध्यम से जो वर्षा होती है, हमने जो तीसरा टाइप में जो सेकेंड टाइप देखा था उस प्रकार की वर्षा आपको दिखाई देगी। ये है 30 डिग्री का क्षेत्र, और 30 डिग्री के क्षेत्र में आपको मैंने वाकर कोशिका मतलब बताई थी आपको, और वाकर कोशिका में बताया था कि भैया आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर से किरण ऊपर उठती है। जब यहाँ से हवा ऊपर उठती, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रेशर लो, यहाँ पर कौन सा है? हाई। यहाँ पर कौन सा है? हाई प्रेशर। और यहाँ कौन सा है? ऊपर कौन सा है? लो प्रेशर। तो ऊपर से हवा नीचे आती है और आ रही, और ठंडी होने के कारण नीचे दब रही, तो ये यहाँ की ओर चलेगी, और इसी को कहा जाता है हवा का संचरण। पर ये हवा नीचे की ओर आती है क्योंकि भैया यहाँ पर आपको दिखाई देता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण यहाँ पर आपको एक बल दिखाई देगा जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल, और उसके कारण आपको दिखाई देगा अभिकेंद्रीय बल के कारण हवा नीचे की ओर आती है। इसकी जो खोज की कॉर्नवालिस कॉरियोलिस साहब ने, तो इसका नाम है कॉरियोलिस बल। और इस कॉरियोलिस बल के कारण हाई प्रेशर की हवा जब नीचे की ओर आती है तो नीचे की आने के कारण आपको यहाँ पर प्रतिकूल मौसमी दशा दिखाई देती है, और प्रतिकूल मौसमी दशा दिखाई देने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण यहाँ वर्षा
नहीं होती, वर्षा नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत कम मात्रा में। इसके कारण 30 डिग्री के करीब करीब के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण विश्व में आपको क्या दिखाई देता है? मरुस्थल। क्या दिखाई देता है? मरुस्थल। साथ में मैं और भी चीज आपको आगे बताऊंगा कि 30 डिग्री में दिखाई देते तो कौन से क्षेत्र में दिखाई देते हैं, महाद्वीप के किस क्षेत्र में, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब क्या होता है, इसी के आगे जब 60 डिग्री के करीब करीब आते हैं तो 60 डिग्री के क्षेत्र में आपको पता है कि हवाएं चलती है। और मैंने हवाओं का आपको जब प्रारूप बताया था तो प्रारूप हवाएं बताई थी 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार की हवा में पहली कौन सी होती है? व्यापारिक, दूसरी पछुआ, तीसरी ध्रुवी। व्यापारिक पवने दक्षिण उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, तो ये नीचे की ओर चल रही है यहाँ पर। दूसरी पवने रहती है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिसका नाम है पछुआ पवने। और तीसरी पवने रहती है जो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, जिसका नाम रहता है ध्रुवीय पवने। ये दोनों पवनों का यहाँ पर अभिसरण होता है और अभिसरण के कारण यहाँ पर वर्षा होती है और वातागर का क्या होता है? निर्माण। तो यहाँ पर आपको वर्षा दिखाई देगी। कौन सी वर्षा? वातागरी वर्षा। और किस दिशा में दिखाई देंगी? ये हमेशा पछुआ पवनों का संचलन जिस दिशा में होता है उस दिशा में वर्षा होते हुए दिखाई देगी। तो पछुआ पवनों का संचलन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पश्चिम से किस ओर होता है? पूर्व की ओर होता है। तो ये वर्षा भी किस ओर होंगी? पश्चिम से पूर्व की ओर होंगी। किस रूप में होंगी? वाताग्र के रूप में। अब वाताग्र क्या है तो लास्ट लेक्चर जान के रखिएगा। और इसी के बाद में आपको हमने बताया था 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर क्या है? तापमान जो है वो तापमान बहुत अधिक कम है। और तापमान कम होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। क्या? अब वाष्पीकरण की क्रिया जब यहाँ पर हो ही नहीं रही है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हमें प्रतिकूल मौसमी दशा। और यहाँ पर हमें तापमान कम होने के कारण यहाँ पर हमें बर्फ तो दिखाई देंगी परंतु वर्षा होते हुए दिखाई नहीं देंगी। ये हो गया पूरा का पूरा मंडलीय रूप। आप इसे बना लीजिए, क्योंकि कभी अगर प्रश्न पूछे तो केवल लिख कर मत बताइए, उन्हें डायग्राम के साथ में बताइए कि भैया क्या क्या बातें हमने जानी। ये अगर आपने बता दिए तो नंबर मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलिए अब हम आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे। चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। ये क्या होता है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना कठिन पड़ता है। कारण ये रहता है कि इसका जो 3D वर्जन रहता है डायग्राम का, हमें उससे ही बातों को कहीं ना कहीं समझ में आता है। 2D डायग्राम में हमें समझ में नहीं आता और इसीलिए वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। दूसरी बात ये रहती है कि इसमें पूरे जो कंसेप्ट अभी हमने पिछले पढ़े हैं और आगे पढ़ने बाकी है, वो दोनों कंसेप्ट मिलकर ये चीज बनती है। तो यही कारण रहता है कि बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ पाती है और उनको ये जब पॉइंट कठिन लगने लगता है वो छोड़ देते हैं। पर आपको सभी को पता है अभी आया था एक चक्रवात जिसको हमने साइक्लोन साइक्लोन नाम साइक्लोन के रूप में हमने बोला। चक्रवात जो था उसको साइक्लोन बोला। और जो चक्रवात आया वो भारत के इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आया। वो चक्रवात कौन सा था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसमें पढ़ने की कोशिश करें। पर उसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कठिन है। और थोड़ा कठिन है तो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको उसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आते रहे। तो आप थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखिए और उस बातों को ध्यान में रखकर आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, है ना। चलो चक्रवात हम देखते हैं। चक्रवात, प्रति चक्रवात क्या है? इन
दोनों में अंतर प्रक्रिया बनने की प्रभाव और नामकरण। साथ में क्या बोलता है वो, चक्रवात के जो विभिन्न प्रकार हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर क्या है। पहले किसमें बोला, प्रति चक्रवात और चक्रवात में अंतर क्या है। फिर क्या है, चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं, एक रहता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक रहता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कोई दिक्कत है तो आपको ये सब चीजें पढ़ना है। नामकरण क्या होता है, सिंपल सा आपको बताना है बस। नामकरण किस आधार पर रखा जाता है, बना लिए बेटा। अब हमें चक्रवात क्या है और प्रति चक्रवात क्या है, इनकी परिभाषा से बातों को शुरू करना है और परिभाषा से बातों को शुरू करके फिर हमें अंतर, दोनों अंतर जो हमने आपको बताया इनको बाद में लेकर चलेंगे। चक्रवात क्या है, चक्रवात एक द्वितीय संचरण है, संचरण है जिसके अंतर्गत हवाओं का अंदर की ओर पलायन होता है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक वाइज होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज होती है। इसी प्रकार जो प्रति चक्रवात होता है, यह प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में हमें दिखाई देते हैं, परंतु इसकी जो अवस्थिति रहती है दो चक्रवातों के मध्य होती है, दो चक्रवातों के मध्य होती है और दो चक्रवातों के मध्य होने के कारण हमें दिखाई देता है ये दो चक्रवात है, दो चक्रवातों के मध्य दिखाई देती है और मध्य दिखाने के कारण इस क्षेत्र में हमें उच्च वायुदाब की स्थिति दिखाई देती है और इसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इसकी दिशा चक्रवात की तुलना में उल्टी बैठती है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, ये चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है। जब हवा अंदर की ओर आती है तो उसे चक्रवात कहा जाएगा, जब बाहर की ओर जाएंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रति चक्रवात। तो आपको पता है यहां से ये अंदर की ओर आ रही है, यहां से हवा क्या हो रही है, अंदर की ओर आ रही है, और यहां पर भी क्या हो रही है, अंदर की ओर आ रही है। तो अंदर की ओर कहां से आ रही है, इस खाली क्षेत्र से आ रही है, और इस खाली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रति चक्रवाती दशा या शांत वायुमंडलीय दशा। तो मतलब दो चक्रवातों के बीच में कौन सा क्षेत्र रहता है, प्रति चक्रवाती क्षेत्र या शांत वायुमंडलीय दशा ही क्षेत्र रहता है। ये बात अगर आपको क्लियर है तो आप ये डायग्राम जरूर बनाते चलिएगा। तो परिभाषा के साथ में डायग्राम अगर रख देंगे तो सामने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होते कि हाँ सब्जेक्ट के प्रति समझ गहरी है। अब ये जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति से लेकर सब चीज आपको समझना जरूरी है।
पर मैं आपको कुछ और बातें थोड़ा सा बताना मेरे लिए जरूरी है। पहली बात ये हवा का फ्लो है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। जगह नहीं है हमारे पास सामने में, तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। किस में आपको हवा अधिक तेजी से नीचे आते दिखाई देगी? स्वाभाविक रूप से ए, बी, सी में क्या दिखाई देगा? हवा जो रहेगी बहुत फ्लो में आते हुए दिखाई देंगी। नीचे जो रहेंगी उसका जो चलना रहेगा, चालन, वो तीव्र गति से होगा। कौन सी गति से होगा? तीव्र गति से। ये बातें ध्यान में रखिएगा। और इसी को कहा जाता है प्रवणता। क्या कहा जाता है? प्रवणता। ये प्रवणता शब्द क्या रहता है कि दो हवाओं के बीच में जब अंतर होता है तो उसको अंतर को हम अंतर बोलते हैं, पर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में उसे कहा जाता है प्रवणता। तापीय प्रवणता, वायुमंडलीय प्रवणता, पवन प्रवणता। तो कभी ऐसा प्रवणता शब्द आए तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और छोटी सी बात ध्यान में रखिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें क्लियर होते चले। दूसरी बात ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं 30, 60, अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं तो ऊपरी क्षेत्र में क्या बनता है? हाई प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर है तो यहां पर लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर है तो यहां हाई प्रेशर, यहां कौन सा? लो प्रेशर। यहां लो प्रेशर तो यहां हाई प्रेशर, यहां कौन सा? लो प्रेशर। यही कुछ है। इसको कहा जाता है बेटा वाकर कोशिका। क्या कहा जाता है? वाकर कोशिका। ये जो वाकर कोशिका रहती है, ये वाकर कोशिका में मुझे बताइए तापमान में अंतर कहां पर है ज्यादा? इसके और इसकी तुलना में तापमान में क्या आएगा? अंतर। 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो क्षेत्र रहेगा इसमें आपको तापमान में क्या दिखाई देगा? अंतर। और ये तापमान में अंतर सतह से सतह में तो है, वायुमंडल से वायुमंडल में भी है। यहाँ पर तापमान ज्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तापमान क्या दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रवणता। क्या कहा जाता है? प्रवणता। अब ये जो प्रवणता रहती है, थोड़ी सी बातें ध्यान में रखिए। ये जो प्रवणता रहती है, ये प्रवणता थोड़ी सी याद रखिएगा। सूरज की जो सीधी किरणें पड़ती है, सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, तो आप सभी को पता है जब सूरज की किरणें 21 मार्च के बाद में, इसके बाद में 21-22 मार्च के बाद में सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ना शुरू हो जाती है। किस पे पड़ना शुरू हो जाती है? कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, मतलब सूरज यहाँ पर हो जाता है और यहाँ से पड़ने शुरू सीधी हो जाती है, तो उस समय में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तापीय प्रवणता क्या होती है? कम। मतलब अंतर क्या हो जाता है? कम। और जैसे ही सूरज की किरणें मकर रेखा पर पड़ने लग जाती है तो इन दोनों के बीच में जो तापीय प्रवणता क्या हो जाती है? अधिक। और इस तापीय प्रवणता से ऊपर के क्षेत्र में यहाँ जो दो विपरीत स्वभाव वाली हवा चलती है, इन स्वभाव वाली पवन के अभिसरण से जिस पतली सकरी हवा का निर्माण होता है उसे कहा जाता है जेट स्ट्रीम। तो मुझे आपको ये जेट स्ट्रीम पढ़ाना है, पर मुझे आगे ये भी आपको बताना था कि ये जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो ये आपको मैंने बताने की कोशिश की, तो आप इसको समझ चुके। पतली सकरी नुमा संरचना जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती। कैसी होगी मैं आपको सब बताऊं। साथ में मुझे आपको ये भी बताना है, कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, साथ में मुझे और भी चीजें आपको बताना था, वो चीजें बता देते हैं ताकि आप उन बातों को अपने कॉपी में अलग साइड नोट डाउन करके रखें और जब उनका प्रयोग करें तो आपको क्लियर होते रहे। ये पृथ्वी है,
ये भूमध्य रेखा, ये सूरज देवता। सूरज देवता की कभी सीधी किरणें यहाँ पड़ रही है, कभी यहाँ पड़ रही है, कभी यहाँ पड़ रही है। तो मतलब जो इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है वो हमेशा भूमध्य रेखा पर रहेगा क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमेशा भूमध्य रेखा पर रहेगा? नहीं रहेगा। भूमध्य रेखा के अनुसार क्या होगा, वो कभी सूरज के साथ ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। जब इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंट जो ऊपर नीचे आता है तो मुझे आप हमेशा बताइएगा, तो जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव कभी ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं? तो जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी कभी कभार पछुआ पौने का वो अभिसरण करें, वो हमेशा उसका अनुसरण करेंगे, पर जेट स्ट्रीम के अनुसार, जेट स्ट्रीम के हिसाब से वो कभी ऊपर की ओर जाएंगी, कभी नीचे की ओर आएंगी। तो इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्या होता है, जहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती है वहां पर जो लो प्रेशर का निर्माण होता है, उस लो प्रेशर के क्षेत्र को इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहा जाता है, जो सूरज की सीधी किरणों के सापेक्ष अपनी स्थिति को क्या करते रहता है, बदलते रहता है। जहां जहां पर सूरज की सीधी किरणें रहेंगी वहां वहां पर इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंट जोन उसके थोड़ा सा उत्तर में आपको हमेशा दिखाई देगा। ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही मैं चक्रवात को शुरू करूंगा, प्रति चक्रवात को बताना शुरू करूंगा, तो ये सब टॉपिकों को मैं नाम के साथ में आपके सामने जिक्र लूंगा। तो आप लोग इन टॉपिकों को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक करिए और वीडियो को शेयर बहुत अधिक करिए, ताकि सब लोगों तक के वीडियो पहुंचे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ में चक्रवात और प्रति चक्रवात की परिभाषा और उसके साथ में मैंने जो पहला प्रश्न लिखा था मंडलीय विवरण, उन तीनों प्रश्नों को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।